A very warm welcome to the viewers of HBN News 24। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 2 ऑफ द रियल स्टोरी। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं इंजीनियर सुनील पंडित जी एंड आई वुड गुड आफ्टरनून सुनील जी। Good How are you? Fine. Thank you so much for taking time for us. I would like you to introduce yourself to our viewers. In brief, आप बताइए कि आप क्या करते हैं, what is your qualifications and your business? Myself इंजीनियर सुनील पंडित। मैं बीटेक एमबीए और लॉ ग्रेजुएट हूँ और लगभग मोर देन 25 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी एंड लैंड सर्वेइंग। वेरी फर्स्ट डे टू माय कैरियर मैंने प्लानिंग, डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उनकी शुरुआत जब मैंने की तो मेरे को नहीं, मेरा शौक और पैशन और प्रोफेशन ये मेरे को मिल गया। ये बाय लक और बाय चांस मेरे को मिला है। मेरे को नहीं उम्मीद थी भी मेरा जो पैशन है वो मेरा प्रोफेशन भी बन जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ भी, भगवान ने मेरे को ये देन दी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ। Okay. So I can understand because कहते हैं when your passion becomes your work, you've never worked in your life. ठीक। तो आपने एजुकेशन लेने के बाद डिड यू वर्क समवेयर जहां आपने अपना एंटरप्राइज खोलने का सोचा? व्हाट वाज योर करियर पाथ? देखिए, जैसे आम सब लोगों के साथ होता है, जब कोई अपने गांव से निकलता है और वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, उसको अपनी जीविका चलानी होती है। तो उसके लिए वो क्या करता है, सबसे पहले नौकरी ढूंढता है। मैंने भी कोई अलग से नहीं किया, मैंने ऐसे ही नौकरी की। तो एक दो प्राइवेट फर्म्स में मैंने शुरू में नौकरी की। उसके बाद मेरे को लगा कि ये नौकरी मेरे लिए नहीं बनी है और मेरे जो विजन था वो काफी ब्रॉड था, बड़ा था, और मैंने इसलिए उस नौकरी को जल्दी से जल्दी विद इन 2-3 years मैंने नौकरी छोड़ के अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दिया, अपना बिजनेस शुरू किया, जिसमें मैंने सबसे पहले जिस दिन बाई चांस या लकीली भी ऐसा हुआ, जिस दिन मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ शिवोंग, सेम डे मेरी जॉब छूट गई। ओह, लोग तो इसको काइंड ऑफ अनलकी समझेंगे। नहीं, मेरे को हाउ डिड यू टेक इट? हाँ, मेरे को शुरू में लगा नहीं अनलकी, लेकिन मेरा जो कहीं से अंदर से पैशन था ना भी मैंने अपना बिजनेस करना है, तो मेरे को खुशी हुई भी आज के दिन ही मेरी जॉब छूट गई और मेरे को मौका मिल गया भी मैं अब अपने पंखों को एकदम उड़ सकता हूँ, फैला सकता हूँ और मैं आजाद हूँ। क्योंकि नौकरी में फिर भी कहीं ना कहीं से हमें लगता है भी आप बंदिशें हैं। तो मेरे को लगा भी मेरे को मौका मिल गया, अब मैंने अपनी पिच पे खुद खेलना है। तो मैं आया मैदान में। तो मैंने स्टार्टिंग में बड़े छोटे से उससे, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ, तो वहाँ गांव से आने के बाद मेरे को चंडीगढ़ पंचकुला में बड़ा शहर था, बड़ी चीज थी, मेरे देखने का, सुनने का, विजन का सारा कुछ बदल गया। तो मेरे को लगा यार अब मौका यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना भी एक चैलेंज है। ट्रू। तो वो मैंने किया, उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और मैं आगे बढ़ा। मैंने बड़े छोटे छोटे कामों के साथ में किसी को, जैसे बोलते हैं ना हम लोग भी, प्रैक्टिस और सब कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे मैंने शुरू किया। किसी को मैंने 1 day जॉब, 2 day जॉब, 5 day जॉब, ऐसा मैंने अपना कैरियर शुरू किया। तो लोगों को मेरा जो था वो बड़ा पसंद आया भी, अच्छा मेहनती और लगन वाला है लड़का। उस टाइम तो मैं बच्चा ही था। तो व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम जब आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी आपने? लगभग 23 और 24 years में मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दी थी। और उसी दौरान ही मेरे को बड़े लकीली ऐसा हुआ, मेरे को बड़े बड़े मौके भी मिले उस दौरान। मैं प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें, इंडिया के मेजर डेवलपर्स हैं, डीएलएफ है, इमार एमजीएफ है, यूनिटेक है, और इन सब का मैं एडवाइजर रहा हूँ। टेक्निकल एडवाइजर एट दैट एज 24 to 30 बिटवीन। बिकॉज एडवाइजर मीन्स कि यू हैव टू हैव सम ग्रे हेयर इन योर, वो नहीं तो वो आपको कोई एडवाइस आपकी लेगा नहीं। बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन सो लकी एंड प्लस यू वर डिलीवरिंग आल्सो। यस। बेसिकली क्या है, मैं जब मैं डीएलएफ का एडवाइजर था, शिप वाली बिल्डिंग गुड़गांव में है, वहां पे हम मीटिंग के लिए जाते थे। वहां पे 3 लोग थे हम। एक एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए थे, आईएएस रिटायर्ड थे हरियाणा के, वो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट संभालते थे। और एक और दूसरी टेक्निकल मैनेजर स्किल्स के लिए उनके पास ईआईसी इंजीनियर इन चीफ हरियाणा से रिटायर्ड थे। और तीसरा मैं
यंगेस्ट और लकी पर्सन था उनके बीच में, बड़ा 25-26 साल का लड़का। तो मैं सबसे जो छोटा टेक्निकली आप उनको एडवाइस कर रहे हो करते थे, बिल्कुल बिल्कुल। रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट कौन सा था डीएलएफ का? रिगार्डिंग दी जो इंडिया के अंदर नया कंसेप्ट आया था उस टाइम, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो Okay, बने थे, okay. उसके लिए मैंने DLF के लिए गुड़गांव और इमर MGF के लिए यहाँ मैंने चंडीगढ़ में रहते हुए अंबाला, चंडीगढ़ और अमृतसर, उसके अलावा मैंने अपना NCR जोन पूरा, और उसके अलावा मैंने गोवा तक यहाँ बैठे बैठे उनको कंसल्टेंसी दी है लैंड के संबंधित, जो लैंड सर्वेइंग। तो सुनील जी, जो मैं समझ सक रहा हूँ कि आपकी एज अराउंड 24 to 30 थी जी। आपका तो कोई फॉर्मल एक्सपीरियंस भी नहीं था इकोनॉमिक जोन में जहाँ एज सच। जी जी जी। तो स्टिल आपका ये विजन था जहाँ आपको, हाउ डू यू थिंक कि आपके यू वर एबल टू कंट्रीब्यूट टू डीएलएफ रिगार्डिंग जो आपका सब्जेक्ट नहीं भी था ना आपके पास एक्सपीरियंस था, सो आई वर यू गॉड गिफ्टेड? और जी जी जी, मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है इसमें। जो SEZ की बात आई ना, कोई भी मेजर प्रोजेक्ट्स होता है, मैं चाहे वो बिल्डिंग बननी हो, हाईवेज बनना हो, टनल्स बनने हो, ब्रिजेस बनने हो, टाउनशिप डेवलप होनी हो, या जिसको हम कह सकते हैं मेजर फैक्ट्री, इंडस्ट्री, या कोई हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट से कुछ भी टाइप का जब होता है, सो उसके सबसे पहले ना उसका आप उसकी लैंड होती है, वो सबसे मेजर पार्ट होता है भी। आपने उसको कहाँ पे, हाँ वो कहाँ पे हमने एस्टेब्लिश करना है उस चीज को। तो मैं लैंड सर्वेइंग का ही एक्सपर्ट था, इस नाते मेरे को ये मौका मिला। मैं जितनी भी हमें उसकी लैंड की टोपोग्राफी क्या है, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं, वो सब मैंने देखते हुए तो उनको लगा भी ये सुटेबल पर्सन है हमारे लिए, जो यंग एंड एनर्जेटिक भी है और ये घूम फिर सकता है, फील्ड में जा सकता है, किसी लेवल तक कुछ भी टारगेट अचीव कर सकता है। उन्होंने मेरे को दिया मोर देन 50,000 एकर्स का सर्वे का टारगेट दिया, जो मैंने अचीव किया DLF के लिए। बट दैट इज रियली कमेंडेबल कि आपने इतनी लगन से विदाउट मच एक्सपीरियंस, आई बिलीव, हम श्योर एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, आपने जो आप कह रहे हैं, ऐसे आपने करियर ही आपने छोटे एरेंट से शुरू किया, सब कॉन्ट्रैक्ट से शुरू किया, तो अब वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना तो इट्स अ ब्लेसिंग इन लाइक ब्लेसिंग। एंड स्पेशली जब आप नौकरी से निकले, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं थी, तो यू वर एबल टू टेक अप दैट चैलेंज। इसमें आपने सिक्योरिटी का एक बात बोली है, अभी आपको सिक्योरिटी नहीं थी। देखिए मैं चाहूंगा मैं इसमें भी लकी रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो फादर साहब थे और मेरी जल्दी एज में शादी होगी जैसे, तो मेरी वाइफ का भी मेरे को बहुत सपोर्ट रहा है, और मेरे फादर साहब को तो सपोर्ट रहा ही रहा है, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने बोल दिया था बेटे आप जाइए, आप फ्री हो, आपकी कोई बाउंडेशंस नहीं है फैमिली की तरफ से, हम आपके साथ हैं, आप कहीं भी जाके कुछ भी काम कर सकते हो। तो वो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, उसी बात ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया। Your father figure was the real father figure in your life. Yes, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फादर साहब ने आज भी मेरे लिए क्या है, आज भी मैं आज की डेट की सिनेरियो की मैं बात करता हूँ, तो मैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फर्दर अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, अब्रॉड मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, इंडिया में सब जगह कर रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है, आज भी मेरे फादर साहब कहते हैं आप जा सकते हो फ्री होके, ऑफिस में संभालूंगा। जस्ट उन्होंने संभालना कुछ नहीं होता, ही इज नॉट ए टेक्निकल क्वालिफाइड, बस हाँ बस उनकी फिजिकल प्रेजेंस क्या है, वो ऑफिस में सबसे पहले प्रेजेंस हो जाना। स्टाफ की ये समझिए, स्टाफ की इतनी मजबूरी हो जाती है, अभी MD साहब के फादर साहब आके बैठ गए तो हमारी ड्यूटी बनती है उनसे पहले आया जाए। ही इज द बैकबोन नाउ। Yes. He is the backbone for you. अभी आपने बताया कि आपके मिसेस का भी साथ रहा, तो आपके मिसेस भी सेम प्रोफेशन से हैं और she pursuing some different profession as compared to you? नहीं, जो हमारी श्रीमती जी हैं, मिसिज मेनका शर्मा नाम है उनका, और शी इज MA MPhil B.Ed, और वो एक एजुकेशनिस्ट है। ओके। और जैसी मेरी एजुकेशन का एक इतिहास रहा है, वो सेम उनके साथ भी वैसा ही रहा है। जब हमारी शादी होगी, वेरी फर्स्ट एज में कॉलेज से निकलते ही, वो भी कॉलेज गोइंग थी, स्टूडेंट थी, मैं भी कॉलेज में था, कॉलेज से निकलते ही दोनों की शादी होगी। तो स्टूडेंट्स की शादी हुई। हाँ, बेसिकली इसको कह सकते हैं स्टूडेंट्स की शादी होगी। ओके। तो जब हमने सोचा दोनों स्टार्टिंग में भी हम कैसे गुजारा करेंगे, कल बच्चे हो जाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे। मेरे को मैथ अच्छा लगता था, उनको इंग्लिश और उसका हिंदी का शौक था, क्योंकि वो हिंदी से MA MPhil है। तो कहती है इंग्लिश मैं देखूंगी, मैथ और साइंस आपने देखना है। तो उसे हमने सोचा था। तो आज उन्होंने फिर शादी के बाद अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट की। वो जस्ट मास्टर्स में एडमिशन ही हुआ था उनका, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। उन्होंने शादी के बाद MA किया कंप्लीट, MPhil किया, B.Ed किया, शादी के बाद सब कुछ। यहाँ तक भी जो कह रहे हो कि आपने जो
इंजीनियरिंग के बाद लॉ करी आपने बोला। जी 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 जो मेरी स्कूलिंग हुई है ना, वो एक मेरे गांव का ही गवर्नमेंट स्कूल है, उससे मेरी स्कूलिंग हुई है। तो स्कूलिंग के बाद मैं चला गया फिर मेरे फर्दर स्कूलिंग के लिए मैं शाहबाद मारकंडा में एक डीएवी स्कूल है, दयानंद एंग्लो वैदिक, उस स्कूल से मेरी हुई है। फिर मैं कुरुक्षेत्रा से +2 मेरी नॉन मेडिकल, जिसको प्री इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, वो वहां से हुई है। उसके बाद मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला में एडमिशन हो गया। तो मैंने सोचा यार सुनील, इंजीनियर तो बन गया लेकिन जूनियर बना है, सीनियर कैसे बनना है। ओके। हाँ, तो मैंने बीटेक परसू किया बीटीसीएम इग्नो से। बीटीसीएम में मैं मेरे बिजनेस की वजह से मेरा टू एंड फ्रो इतना आना जाना रहता था, जम्मू श्रीनगर मेरे प्रोजेक्ट्स चलते थे उस टाइम में। मैं डिफेंस के बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मैं जिसमें कह सकते हैं ये अपना जितने भी डिफेंस के कैंप्स स्टेब्लिश होते हैं, उसका मैं मास्टर प्लानिंग करता था। कैंप्स बोले तो कैंप्स तो आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इनके कैंपस जो कैंपस जी जी इनकी कैंपस डेवलपमेंट होती है, उसकी मैं मास्टर प्लानिंग करता था। तो सर्विंग, लैंड सर्विंग से रिलेटेड, फिर आगे उसकी मेजर ड्राइंग्स बनाना और उसका प्लानिंग्स करना। तो उस सिलसिले में उन दिनों मेरे बड़े प्रोजेक्ट्स चले हुए थे। मैप एक प्रोजेक्ट था, मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट डिफेंस का, उसमें मैंने बहुत काम किया। तो उसके सिलसिले में मेरे को ना सुंदरबनी, जम्मू से आगे फिर श्रीनगर, कश्मीर और लेह लद्दाख, इन जगह सब जगह पे विजिट करना पड़ता था। तो मेरा जो बीटीसीएम मैंने शुरू किया था वो बीच में रह गया। ट्रू। तो फिर क्या हुआ, दोबारा से मैंने सोचा यार कसक रह गई भी, ये डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो मैं पूरा इंजीनियर नहीं बन पाया। फिर मेरे को दोबारा से मौका मिला अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करने का। तो मैंने अपना ये उदयपुर में है जेएनयू, वहां से मैंने इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की। वो कंप्लीट हो गई तो अभी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। उसके बाद मैंने एमटेक के लिए किया, एमटेक मैंने कंप्लीट की। मैंने एमबीए कंप्लीट की पीटीयू से, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। जब मैंने एमबीए की तो एमबीए के करने के भी 2-3 साल के बाद, जब इन द एज ऑफ 42 इन द एज ऑफ 42 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई, जिन इंजीनियर्स ने पार्ट टाइम या कोर्सपोंडेंस के थ्रू डिग्रीज की हैं, उनकी इनवैलिड की जाती है, क्योंकि किसी रेगुलर डिग्रीज वालों ने कोई केस कर दिया। तो मेरे को बड़ा लगा यार, ये तो फिर दोबारा से सुनील वही बात, एबीसी फिर से शुरू करने वाली बात हो गई। तो इन द एज ऑफ 42 तो मेरे को लगा यार ये तो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और मैंने इसी फील्ड में हूँ, कैरियर इसमें बनाया है, इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने जो मौका दिया गया भी, आप लोग जो एआईसीटी के थ्रू, आप लोग एक एआईसीटी को एक ऑर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, आप इन जो इंजीनियर्स बने हैं इनसे आप एक टेस्ट कंडक्ट कीजिए दोबारा, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, इनके पेपर्स लीजिए दोबारा से। अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो इनकी डिग्री को वैलिड कर दीजिए, नहीं तो नल एंड वाइड कर दीजिए। ये कैसे हुआ यार, ऐसा थोड़ी होता है 40 की उम्र में 42 की में आप दोबारा से पढ़ोगे। बुक्स एट द एज ऑफ 42। चिल्ड्रन कितने हैं आपके? अभी मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटों के साथ लाइक हाँ, वो भी इंजीनियरिंग कर रहे थे। वो भी इंजीनियरिंग कर रहे थे। लकीली वो दोनों सिविल इंजीनियर्स हैं। हम श्योर इनपुट अच्छा मिला होगा, तीनों इकट्ठे बैठ के। आज भी हमारा डिस्कशन होता है ऐसा, क्योंकि वी आर फैमिली ऑफ इंजीनियर्स बेसिकली। तो फिर मेरे को वो मौका मिला, मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैं कहा ठीक है भैया, भगवान ने जैसा दिया कोई ये भी करेंगे। तो आज भी मैं ये कह सकता हूँ, मेरे जैसे फ्यू इंजीनियर्स हैं जिनकी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप तो बड़े फ्यू इंजीनियर्स हो गए जिसमें सुप्रीम कोर्ट का नाम डिग्री में आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। वेरी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे इसमें। तो वो टेस्ट हुआ एआईसीटी ने लिया, वो मैंने कंप्लीट किया, फिर मेरे को डिग्री को वैलिडेशन मिली। तो ये सब कुछ करते करते जो एजुकेशन की बात मेरी चली हुई है, तो मैंने लॉ, आपने बात की, तो जब हम कोरोना के दौरान घर में बैठे हुए थे तो वो तो यार ये लॉ भी, मैंने किसी से सुना अपने फ्रेंड से भी, लीगल प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। यार एक इंजीनियर के होते हुए, डॉक्टर के होते हुए, इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशन है, ये लीगल को बेस्ट प्रोफेशन क्यों बोलते हैं, या ये क्या है? इसमें क्यूरियोसिटी मेरे मन में आई। तो मेरे फ्रेंड्स हैं, शिव कुमार जी हैं, एक अपने डीएसपी साहब राकेश श्रीवास्तव जी और आशुतोष गुप्ता जी हैं, हमने 3-4 ने फिर हमने लॉ करने का प्लान किया भी लॉ की जाए। तो कहाँ से की जाए? फिर सीसीयू का नाम याद आया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो वहां से फिर हमने एलएलबी कंप्लीट किया। मतलब दैट इज एट द एज ऑफ
42-43। आई थिंक आपका जो करियर पाथ ऐसे हम सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दर्शक भी देख के ये हैरान होंगे कि आप जैसे शख्सियत को कि इतनी डिग्रीज एंड वो भी मैरिज के बाद प्लस चिल्ड्रन होते हुए भी यू वर एबल टू अचीव सो मच। दिस शोज द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ योर, आई बिलीव। आई एम श्योर ये दर्शकों के लिए आप एक एग्जाम्पल होंगे, एक आइकॉन होंगे जी। कि जिन्होंने किसी भी चीज से हार नहीं मानी आपने। बिल्कुल। गुड। अब आपने बोला कि आप इंटरनेशनली भी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आपने लाइक यहाँ से डीएलएफ के बाद आपने एमआरएमजीएफ के बाद, सो बाहर इंटरनेशनली कौन सी कंट्रीज में आप गए और वहां पे क्या क्या आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैंडल करे हैं वहां पे? देखिए दीपक जी, मेरे को ये कहते हैं ना, भगवान जब जिसको देना होता है ना या जिसको ग्रेट बनाना होता है ना, तो वही बना सकता है, इंसान कुछ नहीं है। उसने मेरे को मौका दिया भाई, मेरे को जैसे अलग अलग कंट्रीज विजिट करने का मौका मिला, सेनेगल, कीनिया, अफ्रीकन कंट्रीज में मैंने, इसके अलावा मैंने टर्की में विजिट किया है। ये थ्रू डीएलएफ या थ्रू अदर? नहीं, मैं बताता हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है वापकॉस, वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ इंडिया। वो मेजर प्रोजेक्ट्स करते हैं हम, जैसे डीपीआर बनाना और इस तरह के मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं। जितने मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी डीपीआरस बनती हैं, डिटेल फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं। तो उसके लिए उन्होंने एज ए सर्वे एक्सपर्ट या लैंड सर्वेयर एक्सपर्ट या एडवाइजर बेसिकली, इसके लिए मेरे को उन्होंने अपॉइंट किया। और उसमें जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, सबसे पहले बड़ा और मेजर रोल होता है वो लैंड सर्वेइंग का ही होता है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ लैंड इज द मेजर, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता उसकी लैंड लोकेशन के ऊपर, लोकेशन और सिलेक्शन ऑफ लैंड और उसकी जिसको हम कहते हैं फिजिकल, जो उसकी जाके सर्वेइंग करना और उसकी टोपोग्राफी, उसकी लेवलिंग करना, उसकी कंटूरिंग करना, कितनी है, सोयल की इन्वेस्टिगेशंस करना, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ऐसा मेरे को, क्योंकि मेरी ये फील्ड था, मेरा एक्सपर्टाइज थी, इसलिए मेरे को मौका मिला। मेरे को इंस्टेंस याद आ रहा है, सेनेगल में सेनेगल रिवर थी, जिसके जो हमारी वर्ल्ड की फेमस फुटबॉल टीम भी रही है सेनेगल की। हाँ, तो वहां की वो उस कंट्री का नाम ही सेनेगल रिवर के नाम से है। ओके। तो उससे हमारा लिफ्ट का प्रोजेक्ट था, लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट था। सेनेगल रिवर से हमने पानी लेके वहां पे मोर देन 10,000 एकर्स लैंड को इरिगेट करना था। ओके। ये चैलेंज था, तो गवर्नमेंट का उसमें हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट होना था, और इंडियन गवर्नमेंट भी उस पर इन्वेस्ट कर रही थी पैसा। ओके। तो जब उन्होंने सोचा भैया ऐसा है, फिजिबिलिटी के बिना और बिना डीपीआर के अगर हम लोग पैसा इंडक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट होगा नहीं होगा। तो उसके लिए हमारी एक्सपर्ट्स की टीम गई वहां पे, 3-4 लोगों की। तो हमने फिर उसका डिटेल सर्वे किया। बड़ा, ना हमें लैंग्वेज आती थी, ना उस कंट्री में कोई रोड था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर थे, फिर भी हमने अपना लगभग मोर देन 1 मंथ हमने वहां पे स्पेंड किया। और मैं बीइंग ए वेजिटेरियन, जिसको मैं कहूंगा टी टोटलर, मेरे को बड़ी दिक्कत, बड़े चैलेंजेस आए, और मैंने वो एक्सेप्ट किए और अपना काम पूरा करके ही आया। जी। ग्रेट। और कौन सी कंट्रीज में आप गए इसके भी? हाँ, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, देखो एक बड़ा इंस्टांस उसमें भी हुआ मेरे साथ। मैं गया, वैसे तो सेनेगल के अलावा दूसरे कंट्रीज गया, अफ्रीकन कंट्रीज, लेकिन एक मैं बताता हूँ, एक कंट्री है टर्की, जो यूरोप में, और इस्तांबुल उसका सिटी है जो यूरोप में और उसमें दोनों में आता है। ठीक है। तो इस्तांबुल के बाद हमें वहां पे हमारा था माइनिंग का प्रोजेक्ट, मैग्नीज की माइंस थी, उसके लिए हमने वहां पे सर्वेइंग और उसकी डिटेल टोपोग्राफी, लेवलिंग और कंटूरिंग करना था। तो उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, यहाँ इंडिया से, क्योंकि वो बीइंग यूरोप का प्रोजेक्ट है, तो मेरे स्टाफ, जो मेरी टीम्स थी, उनका वीजा नहीं लग पाया, मेरा वीजा लग गया। तो मेरे को वहां जाके ना मेरे पास स्टाफ था, ना मेरे असिस्टेंट थे, उन लोगों के साथ ही काम करना था, ना उनको लैंग्वेज आती थी। और जिसको ये भी कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, टर्की का जो है ना, मोस्ट लेजिस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड टर्की में कहते हैं, ऐसा कहते हैं। ओके। तो उन लोगों के साथ काम करना बड़ा ही टिपिकल था। फिर भी वहां के लोगों के साथ मैंने काम किया, और उनको लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे साथ में। तो एक बार एक इंस्टेंस, छोटा सा, मैं 1 सेकंड में लूंगा आपके, 1 मिनट। उसमें क्या हुआ, वहां पे क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में सूरज जब निकलता है तो धीरे धीरे निकलता है, जब छिपता है तो धीरे धीरे छिपता है, उसमें टाइम लगता है, टेक टाइम 5 to 10 मिनट्स। वहां पे क्या होता है, वहां पे एज लाइक हम शटर डाउन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं। जब सूरज निकलता है तो बल्ब की तरह जग जाता है दिन। ओके। टाइम कम लगता है, मतलब उसको सीधा
आने में, और जब छिपता है तब भी एक साथ ही छिप जाता है। तो मैं सर्वे कर रहा था जंगल के बीच में, तो मेरे को लगा भी हाँ यार, ये अभी तो सूरज बहुत है, बहुत टाइम है हमारे पास, मैं पहुंच जाऊंगा अपने डेस्टिनी तक। मैं करता रहा और एक साथ ही वो शटर डाउन हो गया, लाइट, सब कुछ डार्क हो गया एकदम। ना कोई समझ में आए, ना मेरे को नॉलेज उनकी लैंग्वेज समझ में आए, ना मैंने कहाँ जाना है, वो मैं फंस गया। और वहां पे जो जंगली जानवर हैं उनके शोर आने लग गया कानों में, उनकी चीखें सुनाई देने लगी मेरे को, आवाजें जंगली जानवर की। सुनील जी आज तो फंस गए, कैसे निकलेंगे अब यहाँ से। तो मेरी उस टाइम पे मेरी अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स और सर्वे की स्किल्स मेरे बहुत बड़ा काम आई। मैंने एक कहीं कहीं फोन चलता था, तो मेरे फोन से संपर्क किसी से हुआ मेरा वहां पे, तो उन्होंने मैं बोला भाई लोकल लोगों से मेरी बात कराइए। उन्होंने बात कराई, तो उन्होंने बताया कि मैंने पूछा भाई यहाँ पे इतनी लाइट है, यहाँ पे इतनी लाइट है, यहाँ पे इतनी लाइट है, 3 टाइप की लाइट्स थी। मैं कहते जी आप ऐसा कीजिए, मेरे को ये बताइए, मैं ये लाइट ज्यादा है, ये कौन सी सिटी की है, ये कम है तो कौन सी सिटी की, क्योंकि मैं बड़ी हाइट पे था, जंगल में ना, पहाड़ के ऊपर था। तो वो लाइट्स को देखते हुए, उसको फॉलो करते हुए मैं वहां से जंगल से निकल सका। It's a very freak incident and lucky you. I think it your indefatigable spirit जो आपको हारने नहीं देती, आप में जो fighting spirit है, that is what takes you through every difficulty of life, I believe. Yes. Good. और अब आपका जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आपकी how much is the team, आपके जो हेल्पर, आपके so called engineers जहाँ आपने रखे हुए हैं, what is the team size which you have to assist you in your business? देखिए बेसिकली मेरी जो टीम है लगभग 100 के आसपास की टीम है मेरी। उसमें 100 लोगों में इंजीनियर्स भी हैं, सर्वेयर्स हैं, लैंड सर्वेयर्स हैं, और उसमें अलग अलग असिस्टेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। बेसिकली इसमें एक जिसको कहते हैं ना टीम, मीन्स मैं जिसको मानता हूँ, मेरे जो ऑफिस बॉय भी हैं वो भी एक टीम का पार्ट है। Very true. हाँ, और मेरे ड्राइवर्स हैं वो सब टीम का पार्ट है। तो लगभग 100 के आसपास मेरी टीम है इस टाइम। पैन इंडिया हम काम कर रहे हैं। एंड डू यू थिंक आपके जैसे बेटे हैं आपके, जो आई एम श्योर दे मस्ट बी ग्रेजुएट ना, वो कैसे नहीं। तो उनमें से कोई आपको बिजनेस में आना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो आई एम श्योर यू मस्ट बी ग्रूमिंग योर सन्स टू टेक ओवर और बी अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। देखिए मैं बताता हूँ, मेरा एक पैशन था जब मैंने किया, मैं कहा यार ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनते हैं, ट्रू है ना, बनते हैं ना, सभी डॉक्टर्स वहां काम करते हैं अलग अलग। तो ये मल्टी स्पेशलिटी जो इंजीनियर्स हैं वो क्यों नहीं बन सकते। तो मैंने उसको, इसीलिए मैंने अपने इंजीनियर्स को साथ में लगाया। इसी के साथ ही मैंने सोचा अपने बच्चों को भी इंजीनियरिंग कराई जाए, सिविल। तो मेरे दोनों बेटे सिविल इंजीनियर हैं। माय एल्डर सन मिस्टर शिवोम, वो बीटेक, एमटेक हाईवे एंड एमबीए निकमार पुणे से है, और नाउ ही इज परसुइंग हिज जॉब विद अडानी, जो वर्ल्ड का बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है, धारावी रीडेवलपमेंट, बॉम्बे में जो है। जी बिगेस्ट स्लम एरिया ऑफ एशिया आई बिलीव। यस। वो धारावी बिगेस्ट स्लम एरिया, उसको रीबिल्ड कर रहे हैं। हाँ जी, अडानी ग्रुप उसको रीबिल्ड कर रहा है। तो उसमें एज ए कैंपस प्लेसमेंट से मेरा बेटा गया है, बड़े वाला शिवोम, वो एज ए असिस्टेंट मैनेजर वहां पे काम कर रहा है। और छोटे वाला है शुभम पंडित। शुभम ने बीटेक परस्यू कर रहा था वो थापर से, थापर पटियाला, और नाउ ही इज परस्यूइंग हिज बीटेक फ्रॉम यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एट क्वींसलैंड ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, जो वर्ल्ड की अंडर 20 रैंक यूनिवर्सिटी है जी। तो छोटे वाला वो कर रहा है। गुड। तो सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपकी लाइफ स्टोरी देख के। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी अपने लाइफ का जो होता है ना, कि कहते हैं कि मेरे प्रिंसिपल्स हैं, जो 2-3 प्रिंसिपल्स या पिलर्स ऑफ योर लाइफ कह दो, कुछ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो probably which they can take it as lessons of life, which can help them in their future planning or to fight out any struggles in life. So I would request कि आप कुछ शेयर in bullet points. देखिए मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा डिसिप्लिन और होप को कभी भी नहीं छोड़ना। ये दो ही चीजें ऐसी हैं, अगर आपने हार्ड वर्कर हो और डिसिप्लिन आप में है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आप नहीं अचीव कर सकते। जिसने सवेरे, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, बुजुर्गों से, जिसने सबसे पहले उठ के सवेरे अपना बिस्तर को सलीके से फोल्ड करके रख दिया, इट मींस उसने पहली जीत हासिल कर ली। So दर्शकों जी, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि जब आप सुबह उठ के अपने करते हैं, अपना बेड जो बनाते हैं, प्लीज मेक श्योर देयर इज नॉट अ सिंगल रिंकल ऑन योर बेड ऑन योर बेड कवर। आपके बेड पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अर्ली इन द मॉर्निंग उठो
Okay. Before बस, sunrise? बिल्कुल 100% सनराइज। Before sunrise? बिफोर सनराइज जी। Okay. मेरा रूटीन है, मैं लगभग 5 बजे बिस्तर से उठ जाता हूँ। And number 2? दूसरा, 5 बजे उठता हूँ तो उसके लिए अपने शरीर को देना है अच्छा। 1 घंटा, वो देना ही देना है। उसके बाद अपने डेली रूटीन, और कभी आज की जो हमारी सिनेरियो है फोन वाली, ये मैंने नोट की है बात और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखी है भी। हमें सवेरे उठते ही ना फोन को स्क्रॉल नहीं करना। बस आप ये मन में, अगर सफलता आपको प्राप्त करनी है और आपने सफल होना है जिंदगी के अंदर, तो आप ये मान लीजिए भी आपने फोन को सवेरे उठ के स्क्रॉल नहीं करना है। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि अभी रिसेंटली मिस्टर अपने वर्ल्ड रेनाउंड सिंगर है दिलजीत दोसांझ जी, जी 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 उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने जो एडवाइस दी है टू द यंगस्टर्स, ये दर्शकों के लिए भी है जी कि फर्स्ट 10 मिनट्स जब आप सो के उठते हो, वो कहते हैं कि आपने अपना व्हाट्सएप वगैरह सेलफोन को हाथ नहीं लगाना है। सो अकॉर्डिंगली आपके लिए क्या, आपकी तरफ से क्या गाइडलाइन है कि कितना देर यू थिंक कि कब तक नहीं लगाना चाहिए? जैसे उन्होंने बोला कि 10 मिनट्स, आपकी तरफ से कुछ अलग गाइडलाइन आप देखिए, ऐसे 10 मिनट्स का तो कोई वो सिनेरियो नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा, आप 10 मिनट्स तो कुछ भी नहीं होते हैं, 10 मिनट तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि आदमी को दूध होना है, पानी होना है, फ्रेश। आप मान लीजिए ना भी मैंने 2 घंटे मैंने फोन नहीं उठाना है सवेरे के, 1 घंटा नहीं मैंने फोन। देखिए, जब जिस दौरान आप उठोगे, उठ के अपने एक्सरसाइज वगैरह करोगे, तो अगर फोन ही देखो तो एक्सरसाइज कब करोगे, वॉकिंग कब करोगे आप? तो 1 डेढ़ घंटा ना देखो उसको, बस उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन में आ जाओ। थैंक यू सो मच सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी आपने इंसाइट दी अपने बिजनेस के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में। आई एम श्योर देयर इज अ लॉट टू लर्न। हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत एनलाइटनिंग है कि क्या हमें आपसे सीखने को मिल रहा है हमारे को। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग फॉर दिस इंटरव्यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दीपक जी आपका, जो आपने मेरे को मौका दिया और अपने दर्शकों से मिलवाने का, सुनाने का, और मैं दर्शकों का भी और मेरी पूरी जो आपकी पूरी स्टूडियो की टीम है, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और आपका तो अगेन थैंक यू जी। थैंक यू। दर्शकों के लिए, आपने कभी भी कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई कांटेक्ट करना हो, कोई प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, तो इनका नंबर, इंजीनियर सुनील पंडित जी का नंबर हमारे इस पॉडकास्ट के बॉटम में दिया जाएगा। तो प्लीज कॉन्टैक्ट हिम, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम एंड सीक एनी एडवाइस इफ यू वांट। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग HBN News 24. We'll be there again. Please keep following us. Thank you.